हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल पाटलिपुत्रा स्टडी एक्सप्रेस में दिल खोल के स्वागत है। और आज मैं रेलवे प्रैक्टिस सेट लेकर उपस्थित हूं, जो कि आगामी आने वाले रेलवे परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो देखा जाए वो कौन से प्रश्न है जो रेलवे में बार बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज का सेशन का मैं आगाज करने जा रहा हूं। दिया गया है स्टॉपेज स्टेशन को छोड़कर ट्रेन की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। कहने का मतलब बिना रुके हुए जब ट्रेन चलती है तो उसका चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, और स्टॉपेज स्टेशन से तो उसका चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी जब रुक के चलती है तो उसका चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। और आगे पूछा जा रहा है कि ट्रेन प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस तरह का क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, यहाँ पर ट्रेन दिया है, सवारी गाड़ी भी दे देता है, बस भी दे देता है, यानी कि तरह तरह का प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। तो एक मैं थ्योरम, एक टिप्स मैं आपको दे रहा हूँ जो बहुत ही शानदार टॉपिक है और आपके लिए टॉनिक का काम करेगा। तो और टॉनिक क्या है देखा जाए, प्रत्येक सवारी गाड़ी प्रति घंटा कितना मिनट रुकेगी बराबर, यानी 1 घंटे में कितना मिनट रुकेगी बराबर दोनों चालों का अंतर क्या होगा, दोनों चालों का अंतर बटा बिना रुके चली चाल गुना 60। क्या होगा, दोनों चालों का अंतर बटा बिना रुकी चली चाल गुना 60 होगा। और इसका कैलकुलेशन हम करेंगे तो 60 से 60 आपका कैंसिल हो गया। और यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ बच गया 15 मिनट। यानी 1 घंटा में कितना मिनट रुकती है, तो 1 घंटा में 15 मिनट रुकती है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। ये जो क्वेश्चन है ये रेलगाड़ी से दिया गया है। इसमें दिया रहता है कि कोई बस बिना रुके 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलती है, लेकिन स्टॉपेज पर रुकने के कारण उसका चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। तो 1 घंटा में बस कितना मिनट रुकती है। और ये जो 60 से मैं मल्टीप्लाई किया हूँ, 60 से इसलिए मल्टीप्लाई किया हूँ कि ये घंटा में दिया गया है और मिनट में पूछा गया है, तो घंटा को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना किया जाता है, इसलिए मैं 60 से यहाँ पर गुना कर दिया हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला प्रश्न यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक कितना है और उसका महत्तम समापवर्तक भी दे दिया। आगे कह रहा है कि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर से हमको कोई मतलब नहीं है। एक फार्मूला आप जानते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। एलसीएम इसमें हमारा दिया हुआ है 156 दिया हुआ है, एचसीएफ आपका 26 दिया हुआ है। और एलसीएम एचसीएफ जब दे दिया तो फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर आर प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या जो है एचसीएफ का गुणज होता है। तो पहली संख्या हमारा हो जाएगा 26x और दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 26y। फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर आर प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ, यानी एचसीएफ का ही गुणज होता है। तो ये 26 से 26 कैंसिल और 26 से ये कटेगा कितना बार में, 6 बार में, यानी कि x इंटू वाई बराबर यहाँ पर मिल चुका है, क्या मिल चुका है, 6 मिल चुका है। इसका भी फैक्टर करेंगे तो x इंटू वाई बराबर हो जाएगा 2 इंटू 3, यानी कि x बराबर हो गया 2 और y बराबर हो गया 3 हो गया। अब हमको यहाँ से क्या निकालना है कि दोनों संख्याओं का योग निकालना है। तो फर्स्ट नंबर हमारा क्या था, फर्स्ट नंबर था मेरा 26x, यानी कि 26 और x का वैल्यू क्या है 2 है, यानी 26 दूना 52 हो गया मेरा फर्स्ट संख्या। और सेकंड नंबर हमारा है 26y, तो 26y यानी कि y का वैल्यू मेरा 3 दिया है, तो 26 दिया तो हो जाएगा ये 26 दिया 26 हो गया आपको 78 हो गया। अब दोनों संख्याओं का योग पूछा है तो दोनों को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। तो जोड़ दिया जाए दोनों को जोड़ने के बाद कितना मिल चुका है, 130 मिल चुका है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। और ये सब क्वेश्चन जो है रेलवे के एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को बनाने के लिए पूरा वीडियो को देखें और एक बार पुनः अपने
कॉपी पेन से प्रयास करें, खुद से एक बार जरूर बनाएं। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न में देखिए दिया गया है घातांक करने का, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वीवीआई क्वेश्चन है। यहाँ पर ध्यान देंगे कि दोनों बेस बराबर है, पावर क्या अलग अलग है। जब दोनों बेस बराबर होते हुए भागा के रूप में हो तो पावर घट जाता है, तो इसका पावर क्या हो जाएगा, यानी कि एक्स के पावर हो जाएगा क्या, ए माइनस बी हो जाएगा, और पहले से पावर में आपका दिया गया है ए प्लस बी दिया हुआ है, इनटू दोनों बेस बराबर है, तो जब दोनों बेस बराबर है तो पावर मेरा क्या होगा, पावर मेरा घट जाएगा, तो ये बी माइनस सी हो जाएगा, पहले से आपका दिया गया है बी प्लस सी, इनटू दोनों बेस बराबर है तो पावर क्या होगा, तो पावर घटेगा तो सी माइनस ए हो जाएगा, और पहले से आपका दिया हुआ है सी प्लस ए दिया है। अलजेब्रिक फॉर्मेट एक होता है, अलजेब्रिक फॉर्मेट आपको मिला होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मेट होता है। और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सेम फॉर्मेट हमारा यहाँ पर मिल रहा है, तो एक्स के पावर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स के पावर ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू एक्स के पावर हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब सभी बेस क्या है, सारा बेस जो है आपस में बराबर है, जब सभी बेस आपस में बराबर है तो पावर क्या होगा, पावर क्या होगा, सभी बेस आपस में बराबर होते हुए गुना के साथ जुड़ा है तो सबका पावर क्या होगा, तो सबका पावर जुट जाएगा। अगर सारा बेस बराबर होते हुए में भागा के रूप में रहता है तो सारा पावर घट जाता है, तो ये गुना के साथ जुड़ा हुआ है तो पावर मेरा क्या होगा, पावर जुटेगा, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सारा कुछ कैंसिल हो चुका है और बचा क्या यहाँ पर, x बराबर 0 यानी कि 1, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। तो यहाँ पर आंसर क्या मिल गया, ऑप्शन नंबर 1 मिल गया, ऑप्शन नंबर 1 मिल गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा ध्यान रखेंगे, मैं इसका शॉर्ट निदान बता दे रहा हूं कि हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब घातांक करने का वैसे प्रश्न मिलेंगे जिसमें अलजेब्रिक फॉर्मेट आता हो, जो अलजबरा के फार्मूला पर आधारित हो, वैसे प्रश्न का आंसर हमेशा हमेशा के लिए ध्यान रखेंगे क्या आएगा, 1 आएगा। तो आज के बाद कलम कॉपी का जरूरत नहीं है, क्या आएगा, 1 आएगा। लेकिन हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो अब 3 फॉर्मेट दिया है तो तीनों फॉर्मेट में सेम फार्मूला अप्लाई होने चाहिए, तो उसका आंसर क्या होगा, आंसर आंख बंद करके 1 दीजिएगा जो 100% सही होगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। दिया गया है कि पिता की आयु 10 वर्ष पूर्व अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पूर्व 3 गुनी थी। देखिए एज प्रॉब्लम का जो क्वेश्चन है, एज प्रॉब्लम का क्वेश्चन कहीं भी किसी ट्रिक वाले का बात आपको नहीं सुनना है। किसी ट्रिक वाले का बात अगर सुनिएगा तो रटंतम विद्या हो जाएगा, और रटंतम विद्या न सटंतम, कभी नहीं सटेगा। आप बेसिकली बनाइए, अपने ऊपर लीजिए कि एज प्रॉब्लम का कोई भी क्वेश्चन मिलता है, सोचिए कि मैं अपने ऊपर अप्लाई कर रहा हूं, सोचिए कि मैं हूं और मेरे पिताजी हैं, दोनों पर अप्लाई कीजिए, 100% आपका क्वेश्चन सही होगा। देखिए जाए क्वेश्चन दिया गया कि 10 वर्ष पूर्व अपने पुत्र की आयु की तिगुनी थी। पिता की जो आयु थी 10 वर्ष पूर्व अपने पुत्र की आयु की तिगुनी थी। 10 वर्ष पूर्व एक पिता है और एक पुत्र, कह रहा है कि एक पिता की आयु जो है अपने पुत्र की आयु की तिगुनी थी। कब, 10 वर्ष पूर्व। तो 10 वर्ष पूर्व अगर पुत्र की आयु 1 है तो पिता की आयु कितनी होगी, 3x होगी। ये आयु कब था, ये आयु कब था, 10 वर्ष पहले था। सोचिए कि 10 वर्ष पहले आपकी आयु 20 वर्ष है, 10 वर्ष पहले आपकी आयु 20 वर्ष अगर थी तो अभी आप कितने वर्ष के होंगे, तो आप क्या करेंगे, 10 जोड़ेंगे। तो चलिए दोनों का वर्तमान एज निकाल दिया जाए, +10 +10, यानी दोनों का वर्तमान उम्र हमारा मिल गया, वर्तमान उम्र अंडरलाइन कर लिए। फिर आगे कह रहा है 10 वर्ष के बाद, अब से 10 वर्ष बाद, तो अब तो हम आ गए दोनों का परसेंटेज। चलिए अब से 10 वर्ष बाद यानी +10 कर दिए, +10 कर दिए। अब से 10 वर्ष बाद पिता की जो आयु है अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी है, यानी ये ऑटोमेटिक है कि 10 वर्ष बाद ये जो पिताजी जो हैं पुत्र की आयु की ये 2 गुना है।
अगर यहाँ पर हम ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका मेरा ये होगा कि पिताजी जो है पुत्र के तो ऑटोमेटिक 2 गुना है। कहने का मतलब ये है कि अगर पुत्र 1 है तो पिता 2 हैं। अगर इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, अगर पुत्र के एज में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर दोनों का एज बैलेंस हो जा रहा है। क्यों बैलेंस कर रहे हैं? तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का आधार मेरा है कि दोनों का एज बैलेंस करेंगे, कैलकुलेशन हमारा नॉर्मली मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। तो ये हो जाएगा मेरा 3x + 20 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2x + 10 10 20 22 जा हो जाएगा 40 हो जाएगा। x का वैल्यू निकाल लेंगे तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो 40 में से 20 को घटा दिया जाए, यहाँ पर 20 मिल गया। अब आगे हमसे पूछा गया है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात निकाले। तो हमको क्या निकालना है? पिता अनुपात पुत्र निकालना है। वर्तमान एज हमारा अंडरलाइन है, वर्तमान एज क्या है? अंडरलाइन है। x बराबर 20 मिल चुका है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे, गहराई से ध्यान देना है। तो 20 60, 60 आ 10 70, अंडरलाइन है, वर्तमान एज अंडरलाइन है। तो 20 60 आ 10 70। चलिए पिताजी हो गए 70, x का वैल्यू क्या है? 20 है, तो 20 आ 10 30, पुत्र कितना हो गए? 30 हो गए। दोनों का रेशियो निकालना है, 10 से 10 बैलेंस। कितना हो गया ये? 7:3। कितना हो गया? 7:3, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। दोस्तों, जिंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। भगवान तो सिर्फ लकीरें खींचते हैं, रंगना खुद को पड़ता है। आप मेहनत कीजिए, आप मेहनत कीजिए, कहीं भी आपका सिलेक्शन फिक्स है, आज नहीं तो कल, वो विलंब होने वाला नहीं है। बस ये जो मेहनत की घड़ियां हैं कंटिन्यू चलती रहनी चाहिए, कभी इसका बैटरी डिस्चार्ज नहीं होने दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न में आपको दिया गया है 1/20 + 1/30 इसमें दिया गया। अगर इसका एलसीएम निकाल करके करेंगे, कभी संभव नहीं है, क्योंकि 90 को क्वेश्चन रहता है। सोचिए 100 को क्वेश्चन रहता है और 90 मिनट का समय रहता है, तो उसमें क्या कुछ तो हमको शॉर्टकट रास्ता तय करना पड़ेगा। और वो शॉर्टकट रास्ता कहाँ से मिलेगा? देखिए दिखाते हैं। जब भी इस तरह के प्रश्न रहेंगे तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का एक थीम मैं आपको बता दे रहा हूं। 1/20 है, तो 1/20 को हम लिख सकते हैं क्या? 4 × 5। 1/30 है, लिख सकते हैं क्या? 5 × 6। आगे क्या है? 1/42 यानी 6 × 7 लिख सकते हैं क्या? इस रूप में। अंत में क्या है? 132 यानी कि 11 × 12 उसको लिख सकते हैं क्या? आराम से लिख सकते हैं। अच्छा, जब 1/4 × 5 को हम लिख सकते हैं 1/4 - 1/5 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 20, 5 - 4 बराबर 1/20 ही हुआ, 1/20 हुआ। तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए, हम इसको क्या लिखे? इसको 1/5 लिख दिए, डॉट 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 डॉट, लास्ट वाला चले, लास्ट वाला कितना लिख दिए? 11/12 लिख दिए। इस प्रकार के कहीं भी प्रश्न मिलेंगे तो अब आपको चंद सेकंड लगेगा और आप आराम से धुआं उड़ाइएगा। कैसे उड़ाएंगे? तो हमेशा ध्यान रखेंगे, पहली संख्या माइनस अंतिम संख्या। क्या करेंगे कि फर्स्ट नंबर माइनस लास्ट नंबर करेंगे। तो कर दिया जाए 1/4 - 1/12, इसका एलसीएम हो जाएगा 12, 4 × 12 माइनस 1 हो जाएगा, यानी कि 2/12 का वैल्यू कितना हो गया? 1/6। चलिए 1/6, 1/6 कहीं ऑप्शन में है? कहीं नहीं है। इसको डेसिमल में तोड़ा दिया जाए तो पॉइंट लगेगा। 6 कम 6 4 आ गया, 6 6 का 36, 6 6 का 36, 6 6 का 36, डॉट 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 डॉट, इनफिनाइट तक जा रहा है, यानी कि 0.16 पर क्या हो जाएगा? 0.16 पर अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। इस तरह के कहीं भी प्रश्न मिलेंगे तो फर्स्ट माइनस लास्ट कीजिए, डायरेक्ट आपका करेक्ट आंसर मिल जाएगा। आगे बढ़ेंगे। हाँ, अगला क्वेश्चन जो है आपका दिया गया है, अगला प्रश्न में दिया गया है, किसी वृत्त की 2 जीवाएं AB तथा CD एक दूसरे को बिंदु E पर काटती है, तो हमेशा ध्यान रखेंगे एक वृत्त में 2 जीवा हैं, एक AB है और एक CD है, और ये E बिंदु पर काटती है। तो इसका बहुत ही आसान फॉर्मेट मैं बताने जा रहा हूं। इसका फॉर्मेट होता है AE ×
ए गुना बी बराबर हो जाता है, ए गुना बी बराबर हो जाता है सी गुना डी ई के बराबर हो जाता है। और वैल्यू बहुत कुछ इसमें दे दिया गया है। ए बराबर क्या दिया है, तो ए बराबर आपका 4 दिया है, ए बराबर 4 दिया है, बी बराबर 6 दे दिया है, बराबर सी बराबर क्या दिया है, तो सी बराबर 5 दे दिया है, डी बराबर क्या दिया है, तो डी का वैल्यू हमको x दे दिया गया है, यानी कि डी या डी का वैल्यू आपको निकालने के लिए बोला गया है। तो हो जाएगा 6 चौका 24/5 बराबर हो जाएगा 5 चौका 20, 5 आठी 40, 4.8 आपका 4.8 आपका राइट आंसर होगा। तो खाली आप हमसे अपडेट रहिए ना, हम एकदम धुआं रेलवे का हर क्वेश्चन को उड़ाएंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही आसान और कारगर साबित होगा। जिंदगी में संकट का हर दरिया पार भी करेंगे, बस थोड़ा सा हिम्मत रख मेरे दोस्त, एक दिन हर एग्जाम में चमत्कार भी करेंगे, और वो चमत्कार इस रूप में धुआं उड़ा करके करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया गया है, ये फिगर देख रहे हैं, इस फिगर से क्या है कि एक स्पर्श रेखा गुजारा गया और एक जीवा एक छेदक रेखा भी है। तो इस तरह का कहीं भी आपको फॉर्मेट और फिगर मिलेगा, इस तरह का कहीं भी अगर फॉर्मेट और फिगर मिलता है तो उसका थ्योरम मैं बता दे रहा हूं। इसका थ्योरम होगा कि डी ई का स्क्वायर बराबर, यानी स्पर्श रेखा का स्क्वायर बराबर हो जाता है एडी गुना बीडी हो जाता है, एडी गुना बीडी हो जाता है। और इसमें कुछ दिया भी है, क्या दिया है तलाश किया जाए। चलिए डी बराबर दिख रहा है, चलिए डी बराबर 6 दे दिया। और क्या दिया है भाई, और दिया है क्या, ए बी बराबर 5 दे दिया है, चलिए ए बी बराबर 5 दे दिया। और कुछ दिया है क्या, बीडी का वैल्यू पूछा गया है, एक्स मान ले रहे हैं। फार्मूला मेरे सामने है, थ्योरम मेरे सामने है। जब थ्योरम मेरे सामने है तो फिर हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ धुआं करने वाले हैं। तो डी का वैल्यू क्या है 6, तो 6 का स्क्वायर बराबर एडी, एडी कितना हो गया जी, एडी तो 5 और x कितना हो जाएगा, तो x + 5 हो जाएगा गुना और क्या दिया है बीडी, तो बीडी का वैल्यू क्या है मेरा, चलिए नॉर्मल x है, बीडी मेरा x है। यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 36 बराबर हो जाएगा ये x² + 5x हो गया। एक तरफ दोनों वैल्यू कर लेते हैं तो हो जाएगा x² + 5x - 36 बराबर 0 हो गया। और यहाँ से आगे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x² + 12x - 7x - 1 मिनट 12 है और 5 है ना जी, 12 है, और ये 5x यहाँ पर दिया गया है, 5x दिया हुआ है, 5x दिया हुआ है। तो हाँ 5x दिया हुआ है। इसका यहाँ पर कोऑर्डिनेट इक्वेशन निकालेंगे तो कोऑर्डिनेट इक्वेशन निकालते समय ध्यान दिया जाए, ये 5 है तो इसको तोड़ेंगे हम, x² + 9x - 4x करते हैं, यानी कि +9x - 4x 5x हो जाएगा, -36 बराबर 0 हो गया। x कॉमन करते हैं तो ये हो जाएगा आपका x + 9 हो जाएगा, x + 9 हो जाएगा, -4 कॉमन करते हैं तो ये हो जाएगा x + 9 बराबर 0। और हमेशा ध्यान रखेंगे प्लस वाला मान्य नहीं होता है, माइनस वाला मान्य होता है, यानी कि x बराबर 4 ये है x और ये है -4, x - 4 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 4 हो जाएगा। और आपसे पूछा क्या गया है बीडी यानी x का वैल्यू पूछा है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। इस रूप में इस तरह के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि दूध तथा पानी के 20 किलोग्राम मिश्रण में 15% पानी है, इसमें 5 लीटर दूध डाला जाता है, तो मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या हो जाएगा। तो ध्यान दिया जाए कि 20 kg है, टोटल मात्रा 20 kg है। तो जब 20 kg में आपका 15% जब वाटर है, तो 15% जब वाटर है तो इसमें 85% क्या होगा जी, 85% इसका क्या हो जाएगा, 85% इसमें दूध हो जाएगा। तो यहाँ निकाल लिया जाए तो मेरा 15% पानी है, तो 15% इसका क्या हो जाएगा, तो 20 का 15% हो जाएगा, 20 का 15% हो जाएगा 3 kg, यानी कि 3 kg हो गया क्या आपका, 3 kg पानी हो गया, और 17 kg क्या हो जाएगा, दूध हो जाएगा।
क्वेश्चन में बोला गया कि इसमें 5 लीटर पानी डाल दिया गया। तो पहले मेरा 3 kg पानी था, अब क्या हो जाएगा, तो अब पानी हो जाएगा मेरा 8 kg पानी हो जाएगा 8 kg। दूध तो मिलाया नहीं है, दूध तो मेरा 17 kg ही है। तो अब पूछा गया है कि पानी डाल दिया जाता तो मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या हो जाएगा, यानी दूध का प्रतिशत पूछा है तो दूध का मात्रा गुना 100 बटा टोटल मिश्रण। तो टोटल मिश्रण क्या हो जाएगा, पहले टोटल मिश्रण 20 लीटर का था, अब 5 लीटर डाल दिया गया, पहले 20 था अब 5 लीटर इसमें डाल दिया गया। तो 5 लीटर डालने के बाद टोटल मिश्रण कितना हो गया, तो 25 का हो गया, 25 चौका 100 और 17 चौका 68% क्या हो जाएगा, 68% आपका दूध हो जाएगा। अगला प्रश्न में चलेंगे। अगला प्रश्न में दिया गया है कि एक समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर है। एक समकोण त्रिभुज का आधार दे दिया गया, आधार दे दिया गया तो चलिए समकोण का एगो हम फिगर बना लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज का आधार कितना है जी, चलिए आधार हमारा 12 है। और आगे कह रहा है कि अन्य दो भुजाओं के माप का अंतर 6 सेंटीमीटर है। अन्य जो दो भुजा है उसके माप का अंतर दे दिया गया कितना, 6 सेंटीमीटर दे दिया गया। तो यहाँ से एक काम करते हैं कि सबसे बड़ी भुजा x ले लेते हैं और इसको x माइनस 6 कर देते हैं। क्लियर है, यहाँ से सभी भुजाओं की लंबाई हम निकालेंगे तो हो जाता है कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाता है, कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 36 प्लस 6 दूना सॉरी माइनस हो जाएगा, यहाँ पर आपका माइनस आएगा, ये माइनस 12x हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 12x हो जाएगा प्लस 12 12 144 होगा। ये ध्यान दिया जाए, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर मेरा खलास हो गया है, खलास हो गया। और ये 36 में से 144 को जोड़ दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा, ये 180 हो जाएगा, यानी कि 12x बराबर 180। तो x बराबर 12 एकम 12 पाँचे 60, x बराबर कितना मिल चुका है, चलिए x बराबर हमको x बराबर 15 मिल चुका है, यानी कर्ण आपको मिल गया। जब x बराबर 15 मिल चुका है तो लंब कितना हो जाएगा, 15 में से 6 घटेगा, ये 9 मिल चुका है। और आगे आपसे क्या पूछा गया है, परिमाप। परि मतलब क्या होता है, परि यानी बाहरी माप, बाहरी माप निकालना है। तो 9 हो गया 12, 9 12 हो जाएगा आपका, 9 और 12 हो गया 21, और 21 में जब 15 को जोड़ेंगे तो 21 15 कितना हो जाएगा, 21 15 हो जाएगा 36 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा, 36 सेंटीमीटर परिमाप हो जाएगा। इस रूप में ये जो सारे प्रश्न का जो आप संग्रह देख रहे हैं, ये सेशन रेलवे में, प्योर रेलवे में पूछे गए ये सभी प्रश्नों का जबरदस्त संग्रह है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि वैसे विद्यार्थी जिनका गणित कमज़ोर हैं, जिनका मैथ में कम नंबर आता है, उनका ये परेशानी दूर हो जाए और वो सफल विद्यार्थी बन जाए। तो उनके लिए क्या करना है, एक शेयर आपको जरूर बनता है। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि दाल के मूल्य में 30% का कमी होने पर कोई व्यक्ति 350 रुपये में 7 किलो दाम अधिक खरीदता है। तो जब इस तरह का प्रश्न देगा तो ज़्यादा कुछ सोचने का नहीं है, नॉर्मल में बनाएंगे, बिल्कुल एक लाइन में बनाएंगे, बिल्कुल बेसिक तरीका से बनाने वाले हैं। कह रहे हैं कि दाल के मूल्य में 30% का कमी, तो 30% जो दिया गया है ना उसको लिख देंगे, 30% दे दिया गया है, चलिए ठीक है भाई, जो दे दिया तुम्हारा बात मानेंगे। कोई व्यक्ति क्या करता है कि 350 रुपये में 7 किलो दाम अधिक खरीदता है। यहाँ से बैलेंस कर लीजिए, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 हो जाएगा, 7 5 35 यानी 3 5 15 रुपया प्रति केजी हो गया। क्या 15 रुपया प्रति केजी क्या हो गया, वर्तमान मूल्य हो गया मेरा, क्या हो गया, ये वर्तमान मूल्य कितना निकल गया, 15 रुपया प्रति केजी निकल गया। अगला प्रश्न में चलेंगे। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि दो बिंदु 0 -6 तथा x 0 के बीच की दूरी दे दिया गया है। तो इसमें x बराबर क्या होगा, तो ये कोऑर्डिनेट का है और कोऑर्डिनेट में दो बिंदुओं का दूरी बराबर इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर होता है। और डिस्टेंस टोटल 10 दिया हुआ है, रूट अंडर x2 मेरा क्या है जी, चलिए x2 मेरा x है, यानी कि x माइनस 0 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर बिल्कुल करेंगे।
और y2 मेरा 0 दिया हुआ है। चलिए 0 और -6 यानी कि माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा ये। तो अब आगे क्या होगा, ये रूट अंडर है तो इधर स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 100 बराबर हो जाएगा ये x स्क्वायर और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, यानी कि x स्क्वायर बराबर जब 36 इधर घटेगा तो 64 हो जाएगा, यानी कि x बराबर यहाँ पर मिल चुका है कितना, x बराबर हमको 8 मिल चुका है। नहीं x बराबर 8 नहीं, x बराबर 8 एग्जैक्ट 8 नहीं होगा, ऑप्शन के अनुरूप ये हो जाएगा, यानी कि x बराबर हो जाएगा रूट अंडर 64। तो x बराबर क्या होगा, +-8 हो जाएगा, +-8, यानी कोऑर्डिनेट में दो बिंदुओं का बीच का दूरी का फॉर्मूला ये है, जिसको मैं इस फॉर्मूला से बनाया और बहुत ही आसानी से ये बन भी गया। अगला प्रश्न में चलते हैं। दिया गया है कि चार अलार्म घड़ियां क्रमशः 4, 5, 3, 4, 5 और 8 मिनट के अंतराल पर बजती है। कितना मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट और 8 मिनट के अंतराल पर बजती है। तो इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना हो गया इसका, एलसीएम बराबर हो गया 120 मिनट। इसका एलसीएम क्या हो गया, 120 मिनट इसका एलसीएम आ गया, यानी कि अलग अलग घड़िया का समय दिया गया है। इसका जब एलसीएम निकाला गया तो एलसीएम ऐसी संख्या मिली जो ये बताएगी कि ये सभी घड़ियां जो है 120 मिनट के बाद एक साथ बजेगी। यानी जब घड़ी वाला प्रश्न रहेगा, वृत्ताकार पथ पर धावक का रहेगा, यातायात बत्ती का बार बार जलना रहेगा, वैसे प्रश्नों का एलसीएम क्या बताता है, तो एलसीएम ये बताता है कि वे सभी एक साथ कितना बजे बजेगी या जलेगी या बदलेगी। तो कितना यानी कि 120 मिनट बाद क्या होगा, एक साथ हो बजेगी। अब आगे कह रहा है कि यदि वे एक साथ 6 बजे बजी हो तो अब कितना बजे बजेगी। तो 120 मिनट कहने का मतलब 2 घंटा हो गया ना जी, 1 घंटा में 60 मिनट, तो 120 मिनट बराबर 2 घंटा हो गया। तो 2 घंटा पर क्या होगी, एक साथ बजेगी। तो 6 बजे बजी थी, अब 2 घंटा बाद बजेगी तो कितना बजे बज जाएगी, तो 8 बजे बजेगी। यानी कि प्रातः जब 6 बजे बजी थी तो प्रातः 8 बजे वो पुनः बजेगी, क्योंकि 2-2 घंटा बाद वे एक साथ बजने का कार्य करती है। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परिसर निकालना है। परिसर निकालना है यानी रेंज, इसको रेंज भी बोला जाता है, परिसर या रेंज बोला जाता है। तो परिसर या रेंज कैसे निकालते हैं, तो परिसर बराबर हो जाता है बड़ी संख्या, परिसर और रेंज कैसे निकालता है, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या जब करते हैं तो परिसर या रेंज मिल जाता है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या इसमें आपका आ गया 19 आ गया। छोटी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या इसमें छोटी संख्या 9 है। तो इसमें परिसर आपका क्या मिल गया, परिसर क्या मिल गया आपका, तो 10 आपका परिसर हो गया, 10 आपका परिसर हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं। हाँ अगला प्रश्न आपका रूट अंडर में करके दिया गया है और ये क्या है, एक सीमित तक है। अब इसका वैल्यू हमको निकालना है। तो मेरा अंक क्या है, चलिए अंक मेरा 2 है, अंक जो रहेगा उसको सिलेक्ट कर लेंगे। एक रूट का वैल्यू हम 2 काउंट करेंगे, एक रूट का वैल्यू 2 काउंट करेंगे और सब क्या है, इनटू में है ना जी। तो चलिए 2, 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8, 8 दूनी का 16, 16 दूना का 32, कितना हो गया, 16 दूने का 32, यानी कि चलिए 32 हो गया। और ठीक उससे एक कम ऊपर लिख देंगे 32 आया, यानी कि 31/32। अगर 16 आता तो 15/16 लेकर के चलते। अगला प्रश्न में चलेंगे। अगला प्रश्न में दिया गया कि दिए गए वृत्त का केंद्र O है जिसमें जीवा AB 16 सेंटीमीटर है। चलिए इसका पहले फिगर हम बनाते हैं, फिगर इसका हम बनाते हैं। चलिए केंद्र मेरा O हो गया और एक जीवा AB भी एक जीवा AB दे दिया गया, जीवा की लंबाई भी दे दी गई 16 सेंटीमीटर। फिर आगे कह रहा है कि OC लंब है AB पर, यानी कि OC एक C बिंदु ले लिया गया है जिसमें AB पर ये लंब डाला गया है। OC बराबर वैल्यू दे दिया, OC बराबर 6 सेंटीमीटर दे दिया। तो वृत्त का त्रिज्या निकालना है, जबकि जीवा की लंबाई 16 दिया था और इस पर जब लंब डाल दिया गया तो 16 जो था तो 8 में इसको बांट दिया। और वृत्त का त्रिज्या हमसे पूछा गया है कि त्रिज्या बराबर क्या होगा,
क्लियर है। फिगर से आपको ये चीज मिल गया होगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर समकोण बन रहा है, लंब दिया हुआ है, आधार दिया है, तो कंड बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी 6 6 36 8 8 64, 64 और 36 क्या होता है 100 होता है, 100 किसका स्क्वायर है तो 10 का स्क्वायर है, तो त्रिज्या बराबर क्या हो गया 10 सेंटीमीटर हो गया। हमेशा ध्यान रखेंगे ज्योमेट्री का कहीं भी क्वेश्चन मिलता है फिगर बनाइए, फिगर बनाइएगा तुरंत धुआं धुआं हो जाएगा क्वेश्चन का। अगला प्रश्न में चलेंगे। दिया गया है कि संयोग किरण और किशोर, संयोग है एक किरण है और किशोर है, 3 मेंबर हैं। एक दुकान में क्रमशः 27,000, 81,000, 72,000। चलिए 27,000 3 को 0 बैलेंस कर दिए, 81,000 3 को 0 इसका भी बैलेंस कर दिए, यह है 72,000 इसका भी 3 को 0 बैलेंस कर दिए। खोली एक साल के अंत में यानी कि पूंजी में समय से गुना कर दिया जाए, पूंजी एक साल के लिए लगी, लाभ को बांट लिया गया, यानी पूंजी में जब समय से गुना करते हैं तो लाभों का अनुपात मिलता है, ये 9 3 27, 9 9 81, 9 8 72, तीनों का लाभ का अनुपात 3:9:8 के रूप में है। फिर आगे क्या कह रहा है, यदि किरण का लाभ अंश 36,000 है, किरण कौन है भाई, चलिए किरण सेकंड मेंबर, यानी कि इसका लाभ है कितना 9 अनुपात लाभ है, किरण का लाभ जो है 9 अनुपात में है, लेकिन है कितना, क्वेश्चन में कह रहा है कि 36,000 है, तो चूंकि 9 अनुपात का वैल्यू 36,000, तो 1 अनुपात का वैल्यू 9 चौका 1 अनुपात का वैल्यू यानी कि 9 चौका 36, 1 अनुपात का वैल्यू 4,000। जब 1 अनुपात का वैल्यू 4,000, तो क्या क्वेश्चन में पूछा गया है कि कुल लाभ क्या है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कुल लाभ कितना रहा है। तो जब 1 अनुपात का वैल्यू 4,000, तो टोटल लाभ काउंट कर लिया जाए तो 3 अनुपात 9 अनुपात, 3 9 12, 12 8 20, तो कुल लाभ 20 अनुपात हुआ है, यानी कि 1 अनुपात का वैल्यू 4,000, तो 20 अनुपात का वैल्यू, तो 20 में 4,000 से गुना कर दिया जाए तो 4 2 चौका 8, यानी कि कितना हो जाएगा 80,000 हो जाएगा। कुल लाभ कितना मिला 80,000 हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब आपको पार्टनरशिप का प्रश्न जब मिलेगा तो पूंजी में समय से गुना कीजिएगा, और जब पूंजी में समय से गुना करते हैं तो लाभों का अनुपात मिलता है, लाभों का अनुपात निकाल करके जो क्वेश्चन में कहेगा आसानी से उसको सॉल्व कर लेंगे। हाँ, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक महिला 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ड्राइविंग कर 5 मिनट पहले कार्यालय पहुंचती है, जबकि 27 किलोमीटर प्रति घंटे गति से ड्राइविंग कर वह 7 मिनट देरी से पहुंचती है। यहाँ ध्यान रखिएगा देरी से, और ये पहले दिया हुआ है, ठीक है, तो उसकी दूरी कितनी होगी, यानी टोटल डिस्टेंस उसका निकालना है कि उसका डिस्टेंस यानी कि उस सफ़र को तय करने में उसका टोटल डिस्टेंस क्या है। तो जब टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए देगा तो क्या करेंगे इसका मैं आपको फॉर्मेट बता दे रहा हूँ कि V1 इंटू V2 इंटू T1 प्लस T2 बटा में हो जाएगा, यानी कि V1 क्या हो जाएगा चाल, पहला चाल, V2 क्या हो जाएगा दूसरा चाल हो जाएगा, V1 पहला चाल, V2 दूसरा चाल, T1 क्या हो जाएगा, T1 हो जाएगा आपका पहला चाल, T1 आपका पहला समय, T2 हो जाएगा दूसरा समय, बटा में ये हो जाता है x माइनस वाई इंटू 60। अब इंटू 60 क्यों करेंगे मैं ये भी बता दे रहा हूँ, क्योंकि चाल जो है आपका किलोमीटर प्रति घंटे, यानी चाल में समय घंटा में है, और लेकिन इसमें समय क्या है मिनट में है, तो मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से हम डिवाइड करने के लिए 60 लिए हैं, और ये फॉर्मेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पर एक चीज़ मैं भूल गया हूँ, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, नहीं तो आप डाउट में रखेंगे। ये हो जाएगा V1 माइनस V2, ठीक है, V1 माइनस V2 होगा। तो चलिए दोनों का चाल क्या है, पहला चाल है मेरा 45, दूसरा चाल है मेरा 27, और T1 प्लस T2 क्या है, चलिए 5 है यहाँ पर, और 5 7 क्या हो जाएगा 7 5 12 हो गया, ये बटा में 60 को जिंदा रखते हैं, और V1 माइनस V2 क्या हो जाएगा, तो 45 में से क्या करेंगे 45 में से 27 को घटाएंगे, तो 45 से 27 घटाइएगा कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 12 5 60, 5 9 45, 9 दूना 18, यानी कि बच गया है यहाँ पर क्या 27/2 बच गया। 27/2 को क्या लिखेंगे 13.5 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस था। कितना का डिस्टेंस आ गया
13.5 किलोमीटर का डिस्टेंस आ गया। और ये हमेशा ध्यान रखेंगे यहाँ पर समय मेरा क्या है, पहले दिया हुआ है, देर से दिया गया है, तो पहले और देर से दिया रहेगा तो जोड़ेंगे। अगर यहाँ भी पहले दिया रहेगा, यहाँ भी पहले दिया रहेगा तो घटाएंगे। यहाँ देरी से दिया रहेगा, यहाँ से देरी रहेगा तो यहाँ घटाएंगे। सिर्फ समय पर फोकस कीजिएगा। अगर पहले देरी है तो जोड़ देंगे, पहले पहले रहेगा तो घटा देंगे, पहले पहले रहेगा यानी सेम समय रहेगा तो घटेगा, अपोजिट समय रहेगा तो जुटेगा। सिर्फ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। और ये जो प्रश्न जो है VVI है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपने देखा। आगे देखा जाए, एक मीनार की ऊंचाई दे दिया गया है। चलिए, एक मीनार है, इसका ऊंचाई दे दिया 100√3, इसका ऊंचाई दे दिया 100√3 दे दिया। इस मीनार के पाद से 100 मीटर दूर बिंदु पर स्थित, इस मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर दूरी पर एक बिंदु है। यहाँ से इसका उन्नयन कोण पूछा गया है, इसका उन्नयन कोण पूछा गया है तो हो जाएगा tan थीटा बराबर हो जाएगा यहाँ पर लंब बट्टा आधार, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा जी, तो tan थीटा बराबर tan, ये √3 कितना डिग्री का वैल्यू, तो tan 60 डिग्री का वैल्यू, tan से tan कैंसिल, थीटा बराबर 60 डिग्री, तो थीटा बराबर कितना एंगल बनेगा, 60 डिग्री का एंगल बनेगा। हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन कहीं भी मिले उसका फिगर बनाइए, नॉर्मल में फिगर बना करके उसका कैलकुलेशन कीजिएगा, कहीं भी मिस्टेक नहीं होने वाला है। हाँ, अगला प्रश्न में दिया गया कि 24 विद्यार्थियों तथा कक्षा अध्यापक की औसत आयु 16 वर्ष है। इनमें से एक अध्यापक की आयु को हटा दिया जाए तो औसत आयु क्या हो जा रहा है, 1 बरस कम हो जा रहा है, 1 बरस कम हो जा रहा है। तो ध्यान दिया जाए, इस यहाँ पर क्या होगा कि 24 विद्यार्थी प्लस अध्यापक, तो 24 विद्यार्थी और अध्यापक यानी 25 सदस्य का औसत कितना दे दिया, 16 दे दिया, तो कुल योगफल कितना हो जाएगा, 25 गुना 16 बराबर 400 हो गया, 400 हो गया, 400 बरस हो गया। फिर आगे कह रहे हैं कि इसमें से अध्यापक की आयु हटा दिया गया तो अब कितना हो गया, 24 सदस्य हो गया, तो अध्यापक का आयु हटा दिया जाए तो औसत में क्या हो गया, 1 बरस कम हो गया, यानी कि 24 सदस्य का औसत अब 15 हो गया। तो अब योगफल क्या हो जाएगा, योगफल हो जाएगा औसत गुने संख्या, यानी कि 15 चौका 60 का 0, 15 चौका 60 का 0, 6 हो गया, 15 दूनी का 30, 6 कितना हो गया, 36 हो गया, 36 हो गया। अब हमको क्या निकालना है यहाँ से कि अध्यापक की आयु निकालना है, अध्यापक का आयु निकालना है। तो यहाँ पर ध्यान दिए जाए, इसमें अध्यापक सहित 24 विद्यार्थी थे और इसमें मात्र 24 विद्यार्थी हैं, तो जब दोनों को घटा दिया जाए, जब दोनों को घटा दिया जाए तो अध्यापक का आयु हमको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न में दिया गया है, अगला प्रश्न में दिया गया है कि एक सामान्य बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग दे दिया गया। तो सभी आंतरिक कोणों का योगफल का फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 होता है। आंतरिक कोण का योग का फॉर्मूला ये होता है, जबकि योग कितना दिया है, 1440 दिया है। 1 0 से 1 0 काटेंगे, ये 18 8 144 हो जाएगा, यानी कि n-2 बराबर 8, तो n बराबर इधर -2 इधर +2 होगा, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। जब n बराबर 10 हो जाएगा तो यहाँ पर क्या पूछा है, बहुभुज के विकर्ण कितने होंगे, तो बहुभुज में विकर्ण की संख्या बराबर क्या होती है, विकर्ण संख्या बराबर होता है, बहुभुज में विकर्ण संख्या बराबर होता है n इंटू n-3/2 होता है। n बराबर भुजाओं की संख्या, कितनी भुजा है, तो 10 भुजा है, 10 पुट कर दिया जाए, यानी कि 10 गुना 10 -3 यानी 7 हो जाएगा बट्टा 2, 2 से कटेगा 5 बार में, 7 5 35, यानी कि बहुभुज में कितने विकर्ण होंगे, 35 विकर्ण होंगे। भुजाओं की संख्या कितनी होगी, तो भुजाओं की संख्या 10 आ गई थी। जब तक भुजा का वैल्यू पता नहीं रहेगा तब तक विकर्ण भी नहीं निकाल सकते हैं। तो विकर्णों की संख्या इसमें कितना हो गया, 35 हो गया। चलिए अगला प्रश्न में चलेंगे। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, कोई व्यक्ति 3 विभिन्न योजनाओं में 10%, 12%, 15% की दर से क्रमशः 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए धन का निवेश करता है। प्रत्येक योजना की
अवधि समाप्त होने के पश्चात उसे समान राशि प्राप्त होती है तो उसके निर्दिष्ट धन का अनुपात क्या होगा, यानी कितना पूंजी इन्वेस्ट किया था उसका रेशियो पूछा गया है। तो पहला मान लिया जाए कि पूंजी P1 था, P1 पूंजी 10% के हिसाब से 6 बरस लगाया गया। फिर आगे कह रहा है, फिर आगे क्या कह रहा है, P2 पूंजी जो है 12% के हिसाब से 10 बरस के लिए लगाया गया। फिर आगे कह रहा है कि P3 पूंजी जो है, P3 पूंजी 15% के हिसाब से 12 बरस के लिए लगाया गया और सभी पर समान पूंजी मिली, यानी कि सभी आपस में बराबर हो गया। अब यहाँ से बैलेंस किया जाए, 6 एकम 6, 6 दूना का 12, 6 दूना का 12, 2 से 2, 2 से 2 कट गया, 2 पाँचे 10 हो गया, 5 एकम 5, 5 दूना का 10, 5 तिहाई 15 हो गया। अब हमको निकालना है क्या है, तीनों का, इन तीनों धन का अनुपात निकालना है, P1 P2 P3 का वैल्यू निकालना है। तो P1 का निकालेंगे, P1 को ढक लिया जाए। यहाँ पर अंक क्या मेरा बचा है, अंक 2 बचा है, 3 इन 2 तिहाई, चलिए 6 हो गया। P2 निकालना है, P2 को ढकेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा। P3 निकालना है, P3 को ढकेंगे 2 एकम 2 हो गया, यानी कि 6 अनुपात 3 अनुपात 6 अनुपात 3 अनुपात 2। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न में दिया गया कि एक परीक्षा में 34% विद्यार्थी गणित में फेल हुए, 42% अंग्रेजी में और 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए हैं। तब दोनों विषयों में उत्तीर्ण यानी पास होने का संख्या ज्ञात करें। तो हमेशा ध्यान दिया जाए, 2 सब्जेक्ट दिया रहेगा, क्या दिया इसमें, 2 सब्जेक्ट दिया रहे और दोनों सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन मिला करके एक साथ अगर दिया रहे और पूछा जाए, देखिए 2 सब्जेक्ट अलग दिया है, गणित का, अंग्रेजी का अलग दिया है, फिर दोनों का एक साथ दे दिया और क्या पूछा गया है, पास पूछा गया है। तो उत्तीर्ण यानी पास का वैल्यू हो जाता है, यानी कि पास माइनस पास बराबर हो जाएगा रियल पास, पास माइनस पास, यानी कि दोनों सब्जेक्ट का पास माइनस दोनों सब्जेक्ट का पास। तो पहला ध्यान दिया जाए कि 34% गणित में फेल हुए, तो जब 34% गणित में फेल हुए हैं तो गणित में पास कितना होंगे, 66% पास होंगे। 42% अंग्रेजी में, जब 42% अंग्रेजी में फेल हुए तो अंग्रेजी में पास कितना हुए होंगे, तो 58% हुए होंगे। दोनों सब्जेक्ट का पास हम एक साथ ले लिए। फिर आगे कह रहा है कि यदि 20% विद्यार्थी दोनों में फेल हुए हैं, 20% जब दोनों में फेल हुए हैं तो दोनों में पास की, दोनों में पास यहाँ निकल गया, दोनों में पास, तो दोनों में 20% फेल, तो दोनों में पास कितना, 80%। यहाँ से जोड़ लेते हैं तो 8 है 6, 14 का 4, 1 हो जाएगा, 6 6 12 और माइनस 80 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 44% जो है, 44% क्या हो गया, दोनों विषयों में पास हो गया। 44% दोनों विषयों में क्या हो गया, पास हो गया। अगला प्रश्न में चलते हैं। दिया गया है कि एस और टी एक काम को 50 दिन में करते हैं, यानी कि एस प्लस टी किसी काम को 50 दिन में पूरा करता है। आगे कह रहा है कि उन्होंने 20 दिनों तक साथ काम किया और उसके बाद काम छोड़ दिया, यानी कि 20 दिन तक तो एक साथ काम किया, उसके बाद काम क्या किया, छोड़ दिया। तो बताइए कितना समय बाकी रह गया, कितना काम जो है बाकी रह गया, ये चीज हमको बताना है, कितना काम बाकी है। तो एस और टी किसी काम को 50 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा, यानी कि एक दिन में कितना करेगा, 1/50 भाग करेगा। यहाँ पर क्या कहा गया है कि 20 दिन तक तो उन्होंने साथ साथ काम किया, तो 20 दिन में कितना काम किया, 20 दिन में 20/50 यानी कि 2/5 भाग, 2/5 भाग पूरा। 2/5 भाग कहने का मतलब टोटल 5 काम में से 2 काम पूरा हो गया। तो यहाँ से क्लियर कर लिया जाए महाशय कि 2/5 भाग कहने का मतलब 5 में से 2 को पूरा हो गया, तो कितना बच गया, 3/5 भाग मेरा कार्य क्या रह गया, 3/5 भाग कार्य मेरा बाकी यानी शेष रह गया। अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, हाँ अगला प्रश्न आपका दिया गया है, सर्किल चार्ट से है।
यहाँ पर देखिए सब डिग्री में दे दिया गया है, तो टोटल डिग्री मिला करके 360 डिग्री का चार्ट बनता है। ये पूरा 360 डिग्री का चार्ट बनता है। और यहाँ पर कह रहा है कि यदि कुल उत्पादन 8100 टन है, कुल उत्पादन है कितना, चीनी, अन्य चावल, गेहूं मिला करके टोटल 360 डिग्री उत्पादन है। और 360 डिग्री का वैल्यू कितना दे दिया है, 8100 टन दे दिया गया है। तो 360 डिग्री का वैल्यू इतना, तो 1 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाता है, ये हो जाएगा 8100 बट्टा 360 हो जाएगा। अब आगे कह रहा है तो चावल की उपज क्या होगी। अब यहाँ से चावल का उपज हमको निकालना है, तो चावल का उपज कितना डिग्री है, तो 40 डिग्री है। तो चूंकि 1 डिग्री का उपज 8100 बट्टा 360, तो 40 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो चलिए इधर हम 40 से गुना कर देते हैं। तो 40 डिग्री इधर भी 40 से गुना करेंगे, तो 4 नवा 36 हो जाएगा। ये 9 से कैंसिल होगा, 9 नवा 81, यानी कि 40 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 900 हो जाएगा। 40 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, 900, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न में दिया गया कि 10 व्यक्तियों की औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है जब उनमें से एक 25 वर्ष के व्यक्ति के स्थान पर कोई नया व्यक्ति आ जा रहा है। क्लियर है, यानी कि 25 वर्ष वाला गया है और उसके स्थान पर कोई आया है, तो औसत में वृद्धि हो गया। तो औसत में कैसे वृद्धि हो गया भाई, यानी कि 25 वर्ष वाले से ज़्यादा उम्र का व्यक्ति आया होगा तब तो वृद्धि हुआ होगा। तो चलिए 25 वर्ष से ज़्यादा वाला आया है, कितना ज़्यादा वाला आया है, तो 10 व्यक्ति था और 2 वर्ष का वृद्धि हो गया, यानी कि 10 व्यक्ति में 2-2 वर्ष बढ़ गया, तब ना 2 का वृद्धि हुआ। तो कितना बढ़ गया, यानी कि जो व्यक्ति जो आया था कितना वर्ष का आया था, तो व्यक्ति जो आया था वो 45 वर्ष का आया था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। व्यक्ति के आने से जब एवरेज में वृद्धि हो गया, तो यानी कि उस जाने वाला व्यक्ति से आने वाला व्यक्ति ज्यादा वजन का या ज्यादा वर्ष का होगा। तो 25 तो गया था, तो 25 और औसत में बढ़ाया, यानी कि वो ज्यादा होगा। कितना बढ़ाया, तो औसत में 2 का वृद्धि हुआ। कितना व्यक्ति पर औसत में 2 का वृद्धि हुआ, तो 10 व्यक्ति में 2 का वृद्धि हुआ, यानी कि 10 में जब 2 का वृद्धि हुआ तो 10 दूना 20 का वृद्धि हो गया। तो 25 गया है और उससे कितना ज्यादा आया है, 20 ज्यादा आया है, तो कितना ज्यादा आया है, यानी 45 वर्ष वाला व्यक्ति आया है। अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न में दिया गया है कि 20 औरतें एक कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकती हैं तथा 16 आदमी इस कार्य को 15 दिन में, तो एक आदमी तथा एक औरत की कार्य क्षमता का अनुपात निकालें। और ये मेरा सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, ये मेरा सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि 20 वोमेन किसी कार्य को 16 दिन में समाप्त करती हैं, किसी कार्य को 16 दिन में समाप्त करती हैं, तथा आगे दिया है कि 16 आदमी यानी 16 मैन इस कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों क्या है, इक्वल है, दोनों सेम कार्य को करता है। अब यहाँ से क्या करेंगे, चलिए 16 से 16 मेरा बैलेंस हो गया, 5 चौका 20 और ये हो जाएगा 5 तिहाई 15। और आगे क्या पूछा गया कि आदमी और औरत यानी मैन और वोमेन का कार्य क्षमता का रेशियो निकालना है। तो मैन का निकालना है तो मैन को ढक लिया जाए, 4 दिख रहा है, चलिए मैन का क्षमता 4 हो गया। वोमेन को निकालना है, वोमेन का ढक लिया जाए, यहाँ 3 दिख रहा है तो 3 हो जाएगा, यानी कि मैन और वोमेन का कार्य क्षमता का रेशियो क्या हो गया, 4:3 हो गया। तो ये था मेरा आज का रेलवे सेट प्रैक्टिस सेशन। ये सेशन मेरा कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।